back to the channel History Grade by Sanjita with Commerce and Competitive. Welcome back to the channel History Grade by Sanjita with Commerce and Competitive classes. Today we will discuss about international business. Before starting today's topic, let's discuss our previous topic little bit. कल हमने जो बात की थी वो बात की थी बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये बात की थी कि ऐसे फैक्टर्स जो बिज़नेस की वर्किंग पे इफेक्ट डालते हैं उसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ इंटरनल एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल। हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर 5 एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं प्राइमरी की, एंड 4 एक्टिविटीज़ सेकेंडरी की इंक्लूड होती हैं। आई होप आपको ये सब याद होगा। कल वाला टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स 2 फर्दर कैटेगरीज, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी इंक्लूड्स नंबर ऑफ 5 एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी इंक्लूड्स 4 एक्टिविटीज़। जो हमने ये कल बात की थी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं इंटरनल फैक्टर में, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोर्टर वैल्यू चेन भी कहते हैं। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पोर्टर वैल्यू चेन में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितनी होती है। तो MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हमारा कल रह गया था, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम सपोर्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, यानी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। तो MCQs और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने अभी तक पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ा पोर्टर वैल्यू चेन के बारे में। अक्सर यही पूछा जाता है पोर्टर वैल्यू चेन के बारे में। एंड साथ ही साथ हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कॉमर्स के बारे में, ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स के बारे में। इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स पढ़े थे हमने। साथ ही साथ हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी जहाँ पे कच्चे माल से कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। कॉमर्स का मीनिंग हमने पढ़ा था, यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉमर्स। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स, इसे हम कहेंगे हेल्पर्स टू कॉमर्स एक्टिविटीज़ या ट्रेड एक्टिविटीज़। जैसे वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गई, यानी आपने माल बना लिया उसे स्टोर करने के लिए जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को डिलीवर करने का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए लोन वगैरह, तो ये सब क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था, ये मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। पहला टाइप हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल के बेस पे, 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती थी, एक एग्रो बेस्ड और एक मिनरल बेस्ड। फिर हमने पढ़ा था ऑनरशिप के बेस पे, ये 4 तरह की थी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे, 2 तरह की इंडस्ट्रीज थी, वन इज लार्ज स्केल एंड अदर इज स्मॉल स्केल। Further, we had studied about next type of industry, that is based on bulk or weight of raw material and finished goods. Weight of goods और raw material, ये भी आगे 2 टाइप की हैं, वन इज हैवी इंडस्ट्री एंड अदर इज लाइट इंडस्ट्री। तो ये सब कुछ जो था हम कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक में से लिए जाते हैं, राइज होते हैं। बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक आज समझ आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मीन्स ऐसा बिजनेस जो नेशनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। यानी इंडिया का बिजनेस जब USA के साथ हुआ तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से और बन जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी डेफिनेशन बाय माइकल आर गिंकल। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस को डिफाइन किया था।
इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के मोड्स, यानी दो तरह से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ FDI एंड सेकेंड इज़ FPI। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो आपको पता ही है, जब हम डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी एक बिजनेस के बजाय हम 2-3 बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो FDI जो मेनली की जाती है वो कंट्रोल पर्पज से की जाती है, यानी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए FDI यूज़ किया जाता है। और FPI जो होता है वो मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, यानी जो पर्सन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका मेन मोटिव जो रहेगा वो प्रॉफिट अर्न करना रहेगा, लेकिन FDI कंट्रोल पर्पज से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, दैट इज मेजरिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेजरिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ट्रेड ओपननेस, यानी इसमें हमें ये पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनका कंट्री का जो शेयर है वो कितना शेयर है, यानी बिल्कुल ट्रेड ओपननेस रहती है। सेकंड टूल है हमारे पास KOF, ये एक इंडेक्स टूल है जिससे हमें पता चलता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में, सोशल ग्लोबलाइजेशन के बारे में एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जिसमें हम फ्लो ऑफ गुड्स चेक कर सकते हैं, सोशल ग्लोबलाइजेशन जिसमें आइडिया एक्सचेंज किया जाता है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में हमें ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारा AT कर्ने के। AT कर्ने जो थे वो एक एडवाइज़र थे इंटरनेशनल बिजनेस के। इनकी एक फर्म है कर्ने फर्म के नाम से, और ये क्या है, एक एडवाइजिंग टूल है, यानी एक एडवाइज़र फर्म है कंसल्टेशन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये कुछ टूल्स रहेंगे हमारे मेजरिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। Now we are going to discuss our next point, that is barrier. बैरियर्स मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है, यानी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें हमें अपने माइंड में कीप रखना पड़ता है इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम। तो ये बैरियर्स जो रहेंगे वो 2 टाइप्स के रहेंगे, वन इज टैरिफ एंड अदर इज नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर जो रहेगा वो अमाउंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहेगा, और जो नॉन टैरिफ रहेगा वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहेगा। टैरिफ बैरियर आगे कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ओरिजिन बेसिस। ओरिजिन बेसिस के बेस पे हमारे पास 2 तरह के टैरिफ बैरियर होते हैं, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमें पता ही है, तो एक्सपोर्ट पे लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी, ये है ओरिजिन के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे टैरिफ बैरियर जो है वो 3 रहेंगे। फर्स्ट इज स्पेसिफिक ड्यूटी, जो पर केजी के हिसाब से लेगी, यानी आपको जो चार्ज किया जाएगा वो पर केजी के हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एड वैलोरेंट ड्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। एड वैलोरेंट ड्यूटी जो है वो प्राइस के बेसिस पे चार्ज की जाती है। एंड थर्ड रहेगी आपकी कंपाउंड ड्यूटी। कंपाउंड ड्यूटी यानी जो स्पेसिफिक और एड वैलोरेंट ड्यूटी को दोनों को जोड़कर बनाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड ड्यूटी। यानी जिसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूटी के भी फीचर्स आ जाएंगे और एड वैलोरेंट ड्यूटी के भी क्या आ जाएंगे, फीचर्स ऐड हो जाएंगे। यानी जो चार्ज लगेगा वो पर केजी भी लगेगा और पर प्राइस बेसिस भी लगेगा। तो ये थे हमारे पास क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज पर्पस बेस्ड। तो पर्पस के बेस पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइप रहेगा दैट इज रेवेन्यू टैरिफ, जो रेवेन्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है। एंड सेकेंड इज प्रोटेक्टिव टैरिफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टैरिफ बैरियर का। तो जो प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाता है वो डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनकी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चार्ज किया जाता है उसे हम प्रोटेक्टिव टैरिफ कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एंटी डंपिंग टैरिफ। एंटी डंपिंग हमें पता ही है, तो डंपिंग से बचाने के लिए जो चार्ज लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, उसे हम एंटी डंपिंग चार्ज कहेंगे। इसे क्यों लगाया जाता है, डंपिंग से डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए चार्ज किया जाता है। आगे जो डंपिंग का टॉपिक रहेगा वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा दैट इज रिलेशन बेसिस। तो रिलेशन बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स के टैरिफ होंगे। वन इज सिंगल टैक्स, यानी हर चीज़ पे सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। एंड सेकंड इज डबल कॉलम टैक्स, यानी हर
किसी का अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, उसे हम कहेंगे डबल कॉलम टैक्स। तो ये थे हमारे पास टैरिफ के कुछ टाइप, जो था ओरिजिन बेसिस, क्वालिफिकेशन बेसिस, पर्पस बेसिस एंड रिलेशन बेसिस। अब हम बात करेंगे नॉन टैरिफ की। जो टैरिफ यानी जो चार्ज लगाया जाता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेसिस पे लगाया जाता है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कोटा सिस्टम, यानी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है बैंकरप्ट से। उनसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो डोमेस्टिक आइटम्स को ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट लेबलिंग, यानी जो प्रोडक्ट की लेबलिंग के ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है दैट इज प्रोडक्ट लेबलिंग नॉन टैरिफ चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास पैकेजिंग, जो पैकेजिंग के ऊपर लगाया जाता है। आफ्टर दैट काउंसलर फॉर्मेलिटीज़, यानी काउंसलर फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर जो चार्ज, यानी काउंसलर की हेल्प के लिए जो चार्ज किया जाता है उसे हम काउंसलर फॉर्मेलिटीज़ चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी, और फिर हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे दैट इज़ अदर नॉन टैरिफ चार्ज या बैरियर। तो ज़्यादातर जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है एड वैलोरम के टाइप पे, यानी जो हमने टैरिफ पढ़े थे, और इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाएगा वो कोटा या प्रोडक्ट के बेस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है दैट इज़ टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टैरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ के अंदर। ये बहुत ही रिस्की होता है, कन्वर्जन ऑफ नॉन टैरिफ इनटू टैरिफ बैरियर, ये मोस्ट रिस्की होती है। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ टैरिफिकेशन का मीनिंग ही पूछा जाता है कि नॉन टैरिफ को जब टैरिफ में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम टैरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है हमारे पास, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट हमारा रहेगी हमारे पास एम्बार्गो, एंड सेकंड रहेगी ब्लॉकेड। तो ये भी क्या है, एक तरह का बैरियर ही है, लेकिन ये टर्म जो है वो पूछे जाते हैं हमेशा। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन दोनों टर्म में से एक टर्म जरूर आती है। फर्स्ट इज़ एम्बार्गो एंड सेकंड इज़ ब्लॉकेड। तो एम्बार्गो क्या होता है, एम्बार्गो होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट कराने के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। मान लो अगर एक कंट्री से आप कोई 10 प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उन 10 में से 2 प्रोडक्ट जो हैं वो आपने क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उसके प्राइसेस हाई हैं या उसकी क्वालिटी पुअर है। तो 10 में से 2 या कुछ प्रोडक्ट में से कुछ एक प्रोडक्ट को क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया कि उसका ट्रेड जो है वो यहाँ नहीं होगा। दैट टर्म इज कॉल्ड एम्बार्गो। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास दैट इज़ ब्लॉकेड। ब्लॉकेड एक ऐसी टर्म है जिसमें हम सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एंटर करने के लिए क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हम कोई अपने कॉन्टैक्ट से ब्लॉक करते हैं पर्सन को, तो वो क्या होता है, किसी भी तरह से हमारे साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेड। तो ये अक्सर जो काम किया जाता है वो वॉर सिचुएशन में किया जाता है। रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो भी काफ़ी पुअर हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि यहाँ पे यानी हमारी कंट्री ने इंडिया में चाइना का कोई भी प्रोडक्ट एंटर नहीं करेगा। तो वो क्या किया गया था, ब्लॉकेट किया गया था, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप एक पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में एंटर नहीं करने देते, सारे के सारे प्रोडक्ट। मेनली ये जो ब्लॉकेट प्रोसेस होती है वो सिचुएशन में होती है, लेकिन ये इंडिया वाला जो एग्जांपल था वो कोविड के बाद हुआ था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म थी हमारी, एम्बार्गो और ब्लॉकेट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ईजी है काफ़ी, लेकिन यहाँ से हमारा एक नंबर जो है वो अर्न हो जाता है। हर एग्जाम में इन 2 टर्म में से एक टर्म जरूर पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अप्रोचेज़ की, यानी इंटरनेशनल बिजनेस की कुछ अप्रोचेज़ हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास एथनोसेंट्रिक अप्रोच। एथनोसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है, इस अप्रोच में हम एक एथनिक बिलीफ रखते हैं
वो बिलीफ क्या होगा उस मतलब इस अप्रोच का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो एक कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है ना, तो वो प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करेगी, ये मान के कि सारी की सारी कंट्री का टेस्ट जो है वो उसकी डोमेस्टिक कंट्री से मैच करता है। जैसे एग्जांपल ये इंडिया है और ये वर्ल्ड है, तो जो प्रोडक्शन कंट्री होगी, कंपनी होगी डोमेस्टिक कंट्री के टेस्ट के बेस पे पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए जो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगी, उसे हम इस अप्रोच के अंदर कंसिडर करेंगे एथनिक सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें हम ये एथनिक बिलीफ रखेंगे कि डोमेस्टिक कंट्री का जो टेस्ट होगा वो एंटायर वर्ल्ड का भी क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। सेकेंड अप्रोच जो हमारे पास आ जाती है वो है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक बिल्कुल ही एथनिक सेंट्रिक अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट जाएगी, जस्ट अपोजिट टू एथनिक सेंट्रिक अप्रोच। डिफरेंट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड फॉर डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, सपोज करो ये इंडिया है और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान, नेक्स्ट हमारे पास यूएसए। तो ये 3 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और ये मान के चलेंगे हम कि तीनों कंट्रीज़ का डिफरेंट टेस्ट रहेगा। जस्ट वेट, ये 3 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और तीनों कंट्रीज़ का डिफरेंट टेस्ट है, ये माना जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया यानी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी डिफरेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है दैट इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो प्रोडक्शन किया जाएगा ना, वो प्रोडक्शन किया जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी मान के चलेंगे जो उसके आसपास के एरिया हैं उनका भी जो टेस्ट रहेगा ना वो उस पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग रहेगा। इसे बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ हम क्या करेंगे समझेंगे। पहले एक बार राइट डाउन कर लो, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रीजन प्लस फॉर नियर बाई, यानी जो आसपास के एरिया के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी वो भी कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, एक पर्टिकुलर रीजन यानी जिसको हमने पहले टारगेट किया था उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, सपोज ये इंडिया जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और ये जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो यूएसए के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा और जो यूएसए के अकॉर्डिंग क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो यूएसए के नियर बाय एरिया रहेंगे हम उनके लिए भी जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो यूएसए के टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इसके आसपास का जो टेस्ट रहेगा वो भी यूएसए के अकॉर्डिंग रहेगा। दैट इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास रह जाती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारे के सारी कंट्रीज जो है ना, यानी सारा का सारा वर्ल्ड एक सिंगल नेशन है, यानी एक सबका जो टेस्ट है वो सिंगल टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो करेंगे प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन किस अप्रोच के अकॉर्डिंग होगी, दैट इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक अप्रोच। यानी एज्यूम एंटायर वर्ल्ड एज अ नेशन, या सपोज करो ये सारी की सारी डिफरेंट नेशंस हैं और इसे हम एक क्या मान के चलेंगे, प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो इसे एक सिंगल यूनिट यानी एक सिंगल रीजन मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्शन करेंगे एवरी कंट्री के लिए। तो ये कुछ अप्रोचेस थी जो इंटरनेशनल बिजनेस से रिगार्डिंग थी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अभी इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बी इन द क्लास। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यू और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फॉरेन ट्रेड एक्ट। ये जो एक्ट बनाया गया था वो 1992 में बनाया गया था और एवरी 5 ईयर पॉलिसी जो है ना वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट 1962। इसमें क्या दिया गया था, इसमें प्रोविज़न दिया गया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, यानी प्रोविज़न फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो जिस एक्ट में इंक्लूड होता है उसे हम कस्टम एक्ट 1962 कहते हैं। इसके बाद कस्टम टैरिफ एक्ट 1995, इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया था। ऊपर वाला जो एक्ट था कस्टम एक्ट, उसमें दिया गया था प्रोविज़न फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें दिया गया प्रोविज़न फॉर टैक्स, यानी टैक्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा उसका जो प्रोविज़न दिया गया था वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 एक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ नोट डाउन। फर्दर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोड्स टू एंटर इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये 2 टाइप्स के होंगे हमारे पास, यानी 2 तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड पर्पस यानी ट्रेड बेसिस एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस।
कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ट्रेड बेसिस की बात करेंगे। ट्रेड बेसिस में हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दैट इज एक्सपोर्ट। ये जो एक्सपोर्ट होता है वो डायरेक्ट वे से भी होता है और इनडायरेक्ट वे से भी होता है। डायरेक्ट वे से यानी कंपनी का डायरेक्ट नाम आ जाता है, और इनडायरेक्ट में हम अपनी कंपनी का जो नाम है यानी जो ट्रेडिंग है वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है पिगी बैकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पिगी बैकिंग मतलब हम किसी और बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके अपनी गुड्स को जब इंटरनेशनल लेवल पे सेल करते हैं तो उसे हम पिगी बैकिंग कहते हैं। यूज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अनदर बिजनेस टू सेल गुड्स। इसको मार्क कर लें अपनी नोटबुक में, पिगी बैकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज बार्टर सिस्टम, जिसे हमें पता ही है, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज, या सर्विसेज के बदले गुड्स या सर्विसेज, यानी जिसके अंदर मनी एक्सचेंज नहीं होती। सेकंड है हमारे पास काउंटर परचेज। काउंटर परचेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि काउंटर परचेज क्या होता है। काउंटर परचेज का मतलब सपोज करो ये दो बिजनेस है, तो सपोज करो हमारे पास दो बिजनेस है, बिजनेस 1 बिजनेस 2। तो बिजनेस 1 जो है वो 2 को सेल करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, बिजनेस 2 को यानी दूसरी कंट्री के बिजनेस को ये प्रॉमिस करेगा कि इन फ्यूचर वो उसके बिजनेस से कुछ ना कुछ परचेजिंग करेगा। तो इस तरह का जो ट्रेड रहेगा ना उसे हम कहेंगे काउंटर परचेज यानी काउंटर परचेज। फिर से बता देती हूँ, सपोज करो ये बिजनेस 1 है और ये बिजनेस 2 है, तो बिजनेस 1 अपनी गुड्स को बिजनेस 2 को, यानी ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे है हमारा बिजनेस, तो बिजनेस 1 बिजनेस 2 को गुड्स सेल करेगा, और साथ ही साथ वो एक प्रॉमिस भी करेगा कि वो फ्यूचर में बिजनेस 2 से कुछ ना कुछ परचेजिंग जरूर करेगा। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं काउंटर परचेज। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंपनसेशन ट्रेड। कंपनसेशन ट्रेड में हम बाय बैक ट्रेड भी कहते हैं, और ये भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसमें होता क्या है। सपोज करो ये एक कंपनी 1 है, ये एक कंपनी 2 है। तो कंपनी 1 जो है कंपनी 2 को प्रोवाइड करवाती है कुछ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमें पता ही है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे मशीनरी हो गई, फिक्स एसेट्स जो भी होंगे उसे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। और जो कंपनी 2 है वो क्या करेगी, कंपनी 1 को उस कैपिटल गुड्स से जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होंगे ना उसे वो कंपनी 1 को क्या करेगी, प्रोड्यूस करके देगी एज रेंट। फिर से देख लीजिए, ये दो कंपनी है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। तो कंपनी 1 जो है वो कंपनी 2 को कुछ कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी हो गई, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ इस तरह की कैपिटल गुड्स जो है वो कंपनी 2 को प्रोवाइड करेगी। बदले में कंपनी 2 को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं कैपिटल गुड्स से बनने वाले प्रोडक्ट कंपनी 1 को देने होंगे एज रेंट। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए इसे हम कंपनसेशन ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमें पता है जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं, इसे ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा स्विच कंपनी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। तो स्विच कंपनी को भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ये एक बिजनेस 1 है, ये एक बिजनेस 2 है। तो बिजनेस 2 को क्या करता है, कुछ गुड्स सेल करता है, और बिजनेस 2 जो है वो बिजनेस 1 को प्रॉमिस करेगा कि फ्यूचर में वो बिजनेस से कुछ ना कुछ परचेजिंग जरूर करेगा। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है कि बिजनेस 1 को उस परचेजिंग की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बिजनेस 1 क्या करेगा, बिजनेस 3 को कन्विंस करेगा कि वो बिजनेस 2 से क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज ले। बिजनेस 3 बिजनेस 2 से क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज लेगा। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या किया जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए स्विच कंपनी मोड कहा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 है, ये इंटरनेशनल कंपनीज है, मतलब ये एक अपनी कंट्री में है और ये दूसरी कंट्री में है। तो बिजनेस 1 बिजनेस 2 को सेल करेगा कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ वो एक प्रॉमिस करेगा कि इन फ्यूचर वो उस बिजनेस के कुछ ना कुछ गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा। लेकिन फ्यूचर में उसे उसकी कोई भी आइटम जो है वो नीडफुल नहीं लगती, तो वो क्या करेगा, बिजनेस 1 जो है वो बिजनेस 3 को कन्विंस करेगा, वो एक ऐसा बिजनेस ढूंढेगा जिसे बिजनेस 2 की गुड्स को क्या करना है, गुड्स खरीदने के लिए वो
मतलब उसके लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगी गुड्स, तो वो बिज़नेस 3 को कन्विंस करेगा कि वो बिज़नेस 2 को की बनाई गई गुड्स को और सर्विसेज को यूज़ करे, और बिज़नेस 3 जो है वो फाइनली परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज बिज़नेस 2 से। तो इस तरह का जो एक तरीका है उसे हम स्विच कंपनी कहेंगे, और स्विच कंपनी मेथड जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का एक मेथड है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के। अब हम ट्रेड पर्पस के बेस पे एंटर करेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल मोड, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास रहेगा दैट इज़ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसमें हम स्ट्रेटेजी का क्या करेंगे, अलायंस करेंगे, ज्वाइन करेंगे। स्ट्रेटेजी के बेस पे हम जब अलायंस बनाएंगे तो हम उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस। जैसे कंपनी वन, C1 कंपनी वन हो गई, इसकी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, C2 की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, तो ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे जिसमें दोनों की स्ट्रेटेजी इंक्लूड की जाएगी, जिसे हम C3 कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक कंपनी C1 हो गई, एक कंपनी C2 हो गई, और वो क्या करेगी, एक नया प्रोजेक्ट मिलकर संभालेगी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये एक डोमेस्टिक कंट्री होगी और एक ये फॉरेन कंट्री हो गई। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मैनेजमेंट क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये कंपनी वन है, सॉरी ये इंडिया की कंपनी हो गई और ये USA की कंपनी हो गई, तो दोनों की मैनेजमेंट आपस में एक अलायंस बनाएंगे और उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी दोनों कंपनीज को, दोनों की मैनेजमेंट मिलकर जब चलाएंगे उसे हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्न की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न की। और आजकल ये टर्न की जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है, इवन इंडिया में भी। जो इंटीरियर डिजाइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट है ना वो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किए जाते हैं, यानी डू वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एंड देन हैंड ओवर द की टू देम। यानी किसी के बिहाफ पे काम करना और काम होने के बाद उसकी जो की है वो, यानी उसकी जो ऑनरशिप है वो उस पर्सन को दे देना, दैट इज़ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। मेनली जो ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है, चाहे आप अपने ऑफिसेज़ का कराएं या हाउसेज़ का कराएं, तो ये जो मेनली कॉन्ट्रैक्ट इंटीरियर डिज़ाइनिंग का किया जाता है तो वो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट होता है। इवेंट मैनेजमेंट टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल लीजिंग, लीजिंग आपको पता ही है तो इसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग भी हमें बहुत अच्छे से पता है। एंड लास्ट टर्म हमारे पास रहेगी फ्रेंचाइजिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग भी वैसे हमें पता ही है, फिर भी एक बार बता देते हैं। फ्रेंचाइजिंग मतलब जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आप क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज का हायर करेंगे, उसके बदले आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी और उस मेन प्रोडक्ट से आप उस कंपनी के फर्दर प्रोडक्शन जो है अपनी डोमेस्टिक कंट्री में कर सकते हैं, और सेम जो मटेरियल होगा, सेम आउटपुट आएगा और सेम लोगो जो लगेगा वो उस प्रोडक्ट पे लगेगा। बस फ़र्क ये होगा कि उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो फॉरेन कंट्री में नहीं बल्कि आपकी खुद की कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में होगी, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। आजकल ये बहुत ही फेमस है और इसका सबसे ईजी और सबसे रिमार्केबल जो एग्जाम्पल है वो रहेगा मैकडोनल्ड, जो हर सिटी के अंदर है। जो मैकडोनल्ड है वो अपनी फ्रेंचाइजी जो है वो सेल करता है, यानी उसका जो मेन मटेरियल है जिसकी वजह से उस पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेस्ट है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, और वो जो सीक्रेट वो लोग देते हैं आगे दूसरी कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर्स को, या हम कहेंगे बिजनेसमैन को, उसे हम कहेंगे फ्रेंचाइजिंग मटेरियल। तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग हमें पता है, इसे हम मैकडोनल्ड के नाम से हम याद रख सकते हैं। तो ये कुछ एक मैथड्स थे जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं। लेकिन ये जो हमने मैथड डिफाइन किए या डिस्कस किए, ये थे हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल मेथड्स। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये स्किप करना चाहिए, इसे पढ़ें और अपने पॉइंट्स बनाएं सो दैट आपका जो एग्जाम हो काफ़ी अच्छा हो। बस इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन और करेंगे हम आज के टॉपिक में, वो लेंदी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट इज डंपिंग। डंपिंग, पहले हम डंपिंग समझ लेते हैं क्या होता है। डंपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डोमेस्टिक कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं हो पाती, यानी डोमेस्टिक कंट्रीज़ जो है वो, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, लॉस बियर करती हैं ड्यू टू फॉरेन प्रोडक्ट्स। फॉरेन प्रोडक्ट्स का मार्केट में एंटर होने की वजह से जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ कंपनी पे अफेक्ट पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। तो डंपिंग जो मेनली है वो 3 टाइप की है। फर्स्ट इज स्पोरेडिक डंपिंग, नेक्स्ट इज परसिस्टेंट डंपिंग, एंड थर्ड वन इज प्रीडेटरी डंपिंग। इसे हम 1 बाय 1 समझेंगे और बहुत ही इजी और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट इज हमारे पास स्पोरेडिक डंपिंग।
इसमें हम क्या करते हैं, मान लो एक कंट्री की जो अनसोल्ड स्टॉक है ना, उसे क्या किया जाता है, फॉरेन मार्केट में सेल किया जाता है लोअर प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो डोमेस्टिक कंट्री में एंटर कर जाता है और जिसका सीधा का सीधा इफेक्ट जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज पे पड़ता है। तो उस तरह की डंपिंग को हम कहेंगे स्पोरेडिक डंपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्टेंट डंपिंग। पहले एक बार हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इन तीनों को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। परसिस्टेंस डंपिंग, persistent dumping means sell goods in domestic country at higher prices but cheaper at इन फॉरेन कंट्री। यानी अपने देश में तो हमने चीज़ें महंगी बेची, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में मार्केट शेयर अर्न करने की वजह से हमने वही सेम गुड्स सस्ते दामों पर बेची। इस तरह की डंपिंग को हम कहते हैं परसिस्टेंस डंपिंग। नेक्स्ट हमारे पास प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट हमने सेल की गुड्स को लोअर प्राइसेस पे फॉरेन मार्केट के अंदर, सो दैट वहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं ना वो क्या हो जाए, आउट हो जाए मार्केट से, और फिर धीरे धीरे हमारी कंपनी उस मार्केट पे क्या कर ले, मोनोपोली को हासिल कर ले, और देन वो अपनी मन चाहे चार्जेस यानी हाई चार्जेस पे गुड्स को सेल करे फॉरेन मार्केट के अंदर। तो इस तरह की जो डंपिंग की जाती है दिस दैट कॉल्ड प्रीडेटरी डंपिंग। अब हम तीनों डंपिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्पोरेडिक डंपिंग का एग्जांपल समझते हैं। केस 1, ये कंपनी 1 हो गई जो डोमेस्टिक कंपनी हो गई, जिसका बहुत सारा अनसोल्ड स्टॉक जो है वो पड़ा है, और इस स्टॉक को वो फॉरेन मार्केट में यानी फॉरेन कंट्री में जाकर लो प्राइसेस पे क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो उसे हम कहेंगे स्पोरेडिक डंपिंग। अब देखो स्पोरेडिक डंपिंग, अब इसका बेनिफिट क्या हुआ इस तरह की डंपिंग का, कि एक तो इस कंपनी का जो अनसोल्ड स्टॉक था ना वो फॉरेन मार्केट में सेल हो गया, दूसरा फॉरेन मार्केट की यानी फॉरेन कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उसके प्रोडक्ट लोगों को खरीदने नहीं पड़े, यानी लोगों ने उसको छोड़कर इन प्रोडक्ट्स को फॉरेन, हम भी फॉरेन ब्रांड या फॉरेन प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं, ऐसे ही तो वो लोग भी फॉरेन प्रोडक्ट्स की तरफ भागे और उन्होंने डोमेस्टिक कंपनी को लॉस करवा के फॉरेन कंपनीज को बेनिफिट कराया। तो इस तरह की जो डंपिंग है उसे हम स्पोरेडिक डंपिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 आ जाता है। ये एक कंपनी हो गई जो कंट्री के अंदर है यानी डोमेस्टिक कंपनी हो गई, और ये फॉरेन कंट्री हो गई। तो ये कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करेगी ना वो तो करेगी हायर प्राइसेस पे, लेकिन ये फॉरेन कंट्री में सेम प्रोडक्ट जो सेल करेगी ना वो करेगी लोअर प्राइसेस पे। तो इस तरह की डंपिंग को जो हम कहते हैं वो कहते हैं परसिस्टेंट डंपिंग, और ये डंपिंग जो की जाती है वो फॉरेन मार्केट का शेयर हासिल करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा केस 3। ये एक कंपनी 1 हो गई यानी डोमेस्टिक कंपनी हो गई, और ये एक फॉरेन कंट्री हो गई। तो फॉरेन कंपनी में इसने जो गुड्स सेल किए ना वो किए लोअर प्राइसेस पे पहले, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं वो मार्केट से आउट हो सके, ठीक है। और इनको क्या करने के लिए, आउट करने के लिए मार्केट से इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइसेस में सेल किया, और फिर धीरे धीरे इस फॉरेन मार्केट पे इस कंपनी ने अपनी मोनोपोली हासिल कर ली, और जब ये मार्केट उसके कंट्रोल में आ गई यानी मोनोपोली हो गई उसकी, तब उसने चार्ज किए उसी प्रोडक्ट्स के हायर प्राइसेस। तो इस तरह से जो डोमेस्टिक कंपनीज को इफेक्ट डालने के लिए डंपिंग की जाती है उसे हम कहते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। इसे हम कहेंगे प्रीडेटरी डंपिंग। ये थी हमारे पास परसिस्टेंट डंपिंग, और फिर हमारे पास आ जाती है स्पोरेडिक। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है एसडीआर से रिलेटेड। एसडीआर मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसे इंट्रोड्यूस करने वाला जो था वो था आईएमएफ। इसे इंट्रोड्यूस किया गया आईएमएफ के द्वारा इन 1969। एसडीआर जो है उसे इंटरनेशनल
रिजर्व एसेट भी कहते हैं, रिजर्व कैपिटल या इंटरनेशनल रिजर्व एसेट भी कहा जाता है। और एसटीआर जो है उसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज 0.888671 ऑफ ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड, यानी प्योर गोल्ड की इतनी वैल्यू, वन की इतनी वैल्यू एसडीआर की वैल्यू के इक्विवेलेंट है। 1973 के ईयर में एक ऐसा काम हुआ था जो एसडीआर था ना उसे रीडिफाइन कर दिया गया था। एसडीआर ने रीडिफाइन कर दिया था बास्केट ऑफ करेंसीज को। जिसके अंदर इंक्लूडेड थी यूरो, येन, पॉन्ड, स्टर्लिंग एंड यूएस डॉलर। तो इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो बास्केट ऑफ करेंसी, यानी करेंसी बास्केट क्या किसे कहते हैं, कहते हैं करेंसी बास्केट एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर हम सेलेक्टेड करेंसीज रखते हैं, जैसे यूरो, येन, पॉन्ड, स्टर्लिंग, यूएस डॉलर। ये 5 करेंसी की जो एक बास्केट बनाई जाती है हम उसे बास्केट ऑफ करेंसी कहते हैं। और इन तीनों करेंसी के डिफरेंट वेइंग है, यानी तीनों करेंसी की डिफरेंट वैल्यू है और इनको यूज़ किया जाता है एक इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के थ्रू। यानी इन्वेस्टर जो है इस बास्केट और करेंसी बास्केट को मेनली यूज़ करेगा, किस लिए, ताकि वो करेंसी की फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है ना उसको मिनिमाइज कर सके। तो इसलिए ये एसडीआर मतलब ये जो बास्केट ऑफ करेंसी है वो डिफाइन करी जाती है और एसडीआर ने इसे रीडिफाइन कर दिया, जिसके अंदर उसने यूरो, येन, पौंड स्टर्लिंग और यूएस डॉलर को इंक्लूड कर दिया। ये काम जब हुआ था ये 1973 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का टॉपिक इतना ही, इसके बाद हम कुछ और आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन। टिल देन